होगी। हेलो दोस्तों, तो मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इसके पहले जो आज का लेक्चर चलने जा रहा है, इसके पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुका था। वहां पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो हम लोगों ने दो प्रकार की पढ़ी थी। पहला, जब हम दो को क्या करते हैं, अभिकारकों को जोड़ते हैं तो एक उत्पाद बनता है AB, ठीक है, मतलब योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। और विस्थापन अभिक्रिया के बारे योगात्मक अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि A प्लस B मिलकर क्या बनाते हैं, AB। आज इसी रासायनिक अभिक्रिया में ही दोस्तों हमको पढ़ना है जो आगे चल के ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ही आज के टॉपिक को हमको पढ़ना है। वियोजन और योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो आज देखते हैं दोस्तों जो आज का टॉपिक है। तो पहला यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है पहले वाले में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हम उनको कहते हैं अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ अभिकारक मिलेगा, उत्पाद बनाएगा। तो अगर कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकले, उसको ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है। दोस्तों देखिए यहां पर शोषी लगा है, शोषी मतलब उसको सोखना। तो ऊष्मा को जो अपने पास लेगा उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊर्जा उत्पाद के साथ बाहर निकलेगी, और ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होने में ऊष्मा की जरूरत होगी उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, हमको दिया है CH4 प्लस 2O2। CH4 को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मीथेन, इसको बोलते हैं मीथेन। अगर हम लिखें तो मीथेन इसको बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो मीथेन है ना, ये दलदली जगहों पर ज्यादा पाई जाती है, धान के खेत वगैरह में भी पाई जाती है। और तो और इस मीथेन के बारे में आपको एक बात और बता दें कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह है, उस मंगल ग्रह पर भी ये बहुत पाया जाता है। इस मंगल ग्रह पे पाने के वजह से इस गैस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं मार्स गैस। इस CH4 को क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। तो ये याद रखे रहिएगा दोस्तों, CH4 मीथेन या मार्स गैस। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, तो मीथेन और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया हुआ तो क्या बनाया, CO2 बनाया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और H2O बनाया मतलब जल बनाया। और साथ ही साथ इस अभिक्रिया के होने में यहां से क्या मुक्त हुई, ऊर्जा मुक्त हुई। दोस्तों ऊर्जा मुक्त हमेशा आप लोग याद रखिएगा किलो कैलोरी में दिया रहता है बुक में। तो जो ऊष्मा या ऊर्जा निकलेगी वो किस रूप में निकलेगी, हमेशा किस रूप में, किलो कैलोरी के रूप में। ऊष्माशोषी का देखते हैं, मान लीजिए लेड नाइट्रेट है और यहां से इसमें जब कुछ ऊर्जा दिए तो ऊर्जा देने पर यह अभिक्रिया हुआ जिसमें लेड ऑक्साइड बनाया और NO2 बनाया और साथ में क्या बनाया, ऑक्सीजन। तो यहां पर इस अभिक्रिया से, इस अभिकारक से उत्पाद को बनने के लिए, मतलब यहां से यहां बनने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ा, ऊर्जा का, ऊष्मा का। जब इसको ऊष्मा दिए तो ये किसमें बदल गया, इसमें बदल गया। तो अगर कोई अभिक्रिया जिसको पूरा होने के लिए ऊष्मा हम लोग देते हैं बाहर से, उसमें क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के थोड़े एग्जाम्पल हैं उनको देख लेते हैं। जैसे हमको देता है कोल का दहन, कोल का दहन। तो याद रख लीजिएगा, अगर देख कोल का दहन तो ये सभी ऊष्माक्षेपी में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कोल का दहन, C को O2 के साथ मिलाते हैं तो CO2 बनता है और साथ क्या निकलती है, कुछ ऊष्मा निकलती है।
याद रखिएगा C को O2 के साथ मिलाएंगे CO2 बनेगा और यहां से कुछ क्या निकलेगी, ऊष्मा। ये सभी ऊष्माक्षेपी की एग्जांपल हम दे रहे हैं। कोल का दहन, अभी ऊष्माक्षेपी में ही हम ये पहला एग्जांपल दिए, दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए N2 और 3H2 अगर मिले, N2 और 3H2 अगर मिल गए तो ये मिलकर बनाते हैं 2NH3, और इसमें भी हमारी क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये दोनों एग्जांपल C+O2 और N2+3H2 ये मिलकर क्या बना दिए, अमोनिया बना दिए, और इन दोनों में क्या हुई है दोस्तों, ऊष्मा निकली है। एक और बड़ा बढ़िया एग्जांपल हम लोग को देखने को मिलता है कि जब श्वसन के दौरान C6H12O6 के साथ यहां पर 6O2 मिलता है तो हमारे पास बनता है दोस्तों 6CO2 + 6H2O, और यहां से भी हमारी क्या मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा C6H12O6 ग्लूकोज के साथ जब हम लोग का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो 6CO2 और 6H2O यहां जल के और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, और साथ ही यहां से क्या निकलती है, ऊष्मा। मतलब ये सभी किसके एग्जांपल है, ऊष्माक्षेपी के। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऊष्माक्षेपी का मतलब हो जाएगा कि यहां से ऊष्मा निकल रही है। तो अगर कहीं पर इसका आप लोगों से पूछ दिया जाए कि कितनी ऊष्मा, तो आप लोगों को याद नहीं करना है, बस लगभग याद कर लीजिएगा। इस वाले में लगभग 94 किलो कैलोरी ऊष्मा के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसमें लगभग हम लोग का 24 किलो कैलोरी के नियर अबाउट बताया जाता है। तो आप लोग को किलो कैलोरी, 24 किलो कैलोरी, तो आप लोग को ये नहीं याद करना है, बस इतना याद करना है कि ऊष्मा यहां से बाहर निकलती है। ठीक है, अब थोड़े से ऊष्मा शोषी के बारे में देख लेते हैं। तो ऊष्मा शोषी कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऊष्माक्षेपी के ये कोल का दहन हो गया, N2+3H2 हो गया, C6H12O6 हो गया, प्लस 6O2 हो गया। ठीक है, अब ऊष्मा शोषी में हम लोग देखते हैं दोस्तों। ऊष्मा शोषी में क्या होगा, जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं H2+I2, हाइड्रोजन और यहां से I2 मिलकर क्या बना दिया, 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये आयोडीन मिलकर क्या बना दिए, हाइड्रोजन आयोडाइड। और यहां से ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से माइनस ऊष्मा भी लिख सकते हैं, माइनस ऊष्मा, या क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H2+I2 और प्लस ऊष्मा लगा तो हमारा ये तीनों मिलकर क्या बना दिया, 2HI बना दिया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लीजिए 2C और 2H2 के साथ मिला तो बनाता है C2H4। क्या बनाता है दोस्तों, C2H4, इसको बोलते हैं एथीन। आगे चल के अभी आप लोग पढ़ेंगे कि यहां पर 3 ग्रुप बढ़ते हैं। 3 ग्रुप में हम लोग का कौन सा आ जाता है, एल्केन, फिर आता है एल्किन, और फिर आता है एल्काइन। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो जो एल्केन एल्किन जो होता है उसमें E लगा होता है। तो वही चीज हमारे ये एथीन बनता है C2H4, और इसमें भी आप इधर माइनस ऊष्मा कर सकते हैं या इधर में प्लस ऊष्मा कर सकते हैं। मतलब C और H मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या एथीन बना है, इसमें ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है दोस्तों। क्लियर है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। तो अब इसको हम लोग यहां से इरेज करते हैं और दूसरे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जो होती हैं, इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमको इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बीच थोड़े से अंतर को हमको समझ लेना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, पहले ही बताया जा चुका है। ताप उत्पन्न होता है, अर्थात इस क्रिया में ताप वृद्धि होती है। इस क्रिया में क्या होगा, ताप में वृद्धि हो जाएगी। ऊष्मा अगर कहीं भी दिया जाएगा तो उसमें ताप में वृद्धि हो जाएगी। इसमें ऊष्मा क्या होती है, इस क्रिया में ताप में कमी आ जाती है क्योंकि ये ताप ले लेता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों के सापेक्ष अधिक होती है। आपको बताया जा रहा है कि इस अभिक्रियाओं में
जो अभिकारक की ऊर्जा होगी, मतलब यहां पर अगर A प्लस बी मिलकर C प्लस डी बनाए हैं, तो अभिकारक के पास जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो उत्पाद के सापेक्ष क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन इसमें क्या बोला है, अभिक्रियाओं में अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों के सापेक्ष कम होती है। बोला है कि इस अभिक्रिया में जो अभिकारकों के पास ऊर्जा होगी वो उत्पाद के सापेक्ष क्या होती है, कम होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, इन क्रियाओं में वातावरण का ताप बढ़ जाता है, ऊपर ही बताया गया है, और इसमें कम हो जाता है। ये आपकी क्या थी, कुछ यहां पर अंतर थे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का मेन टॉपिक आता है विस्थापन अभिक्रिया। ये दूसरे प्रकार की अभिक्रिया अब यहां पर स्टार्ट हो गई है। विस्थापन अभिक्रिया हम उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो यहां पर A और B कोई भी तत्व हैं और यहां पर हमारे पास कोई तीसरा C है। जब अभिक्रिया यहां होना स्टार्ट होती है तो C क्या करता है, A को विस्थापित करता है। C क्या करता है, A को विस्थापित करता है, और यह विस्थापित तभी करेगा जब C A से ज्यादा क्रियाशील होगा। जब C A से ज्यादा क्रियाशील होगा, याद रखिएगा, जब C A से ज्यादा क्रियाशील होगा तब C क्या कर देगा, A को विस्थापित कर देगा। अगर C की क्रियाशीलता, अगर C की क्रियाशीलता A से कम है, A से कम है, तो C A को विस्थापित नहीं करेगा, C A को विस्थापित नहीं करेगा। याद रखिएगा, सॉरी, C A को तभी यहां से विस्थापित करेगा जब C की क्रियाशीलता A से क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब C की क्रियाशीलता A से कम होगी तब उसको विस्थापित नहीं करेगा। आप लोग पूछेंगे क्रियाशीलता क्या होता है, तो कहीं पर भी रिएक्शन क्रिया करने के लिए इसके पास जो पावर होगा उसको बोलते हैं क्रियाशीलता। अब देखते हैं कि कैसे क्रियाशीलता पता लगाते हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, इन सब के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपके पास एक क्या है, सीरीज है, एक क्या है, सीरीज है। पोटेशियम सबसे पहले पर कौन आया है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम। तो आप लोगों को यह क्रियाशीलता याद करना होगा। जो ऊपर वाला है, ध्यान रखिएगा, क्रियाशीलता का यह घटता क्रम है। कौन सा क्रम है, तो याद रखिएगा घटता क्रम है दोस्तों। क्रियाशीलता का यह घटता हुआ क्रम है, घटता क्रम। अब यहां पर क्या होगा, हमको ये सारे तत्वों के बारे में दे दिया गया है। आपको सारे तत्वों के बारे में नहीं पढ़ना है, जो जो पढ़ना है मैं बता देता हूं। ये आप लोग पोटेशियम के बारे में पढ़ना है, सोडियम के बारे में और लिथियम के बारे में। अब यहां से अभी नहीं पढ़ना है। ये चौथा कैल्शियम के बारे में आपको पढ़ना है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर मैंगनीज और जिंक। अब यहां से आपको अभी नहीं पढ़ना है, आयरन के बारे में पढ़ना है, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टीन। अब याद रखिएगा, यहां से ये जो चार होते हैं ये हमको एक साथ याद करने होते हैं। कैसे याद होगा, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, ये जो चारों होते हैं ये आपको एक साथ, तो इसको हम लोग याद करते हैं 1 2 3 4 के रेशियो में। अगर इसको याद करना हो तो 1 2 3 और 4 के रेशियो में याद करते हैं। ये चारों तो हमारे अलग हो गए। आपको जो जो याद करना है मेन बता दे रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, फिर यहां से कोई और नहीं याद करना है, मैग्नीशियम के बारे में याद कर लीजिएगा, कैल्शियम के बारे में, एल्यूमिनियम। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे में आपको कहीं नहीं याद करना है, नीचे में आकर बस एक याद करना है, कॉपर, और लास्ट में आप चल जाइएगा सिल्वर पर, कुछ और नहीं याद करना है। तो यहां से आपको 8 9 10 के बारे में याद करना है। मोबाइल नंबर तो सबका याद रहता होगा, तो आपको वैसे ही क्या करना है, इसको भी याद करना है। जो जो याद करना है मैंने उसको लगा दिया। कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, ठीक है। अरे कोबरा निकला टीन लेके, ठीक है, कोबरा निकला टीन लेके। तो यहां से आप ये चारों को याद कर लीजिएगा और फिर ये सीक्वेंस जो बताएं। अब देखिए क्या होगा,
जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले को विस्थापित, मतलब कहीं अगर मान लीजिए पोटेशियम है और कहीं अगर सोडियम है, तो पोटेशियम सोडियम को यहां से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा है NaCl और प्लस K, तो पोटेशियम यहां पर चला जाएगा क्योंकि पोटेशियम क्या है, इससे ज्यादा क्रियाशील है, और ये Cl ये क्या हो जाएगा, Cl के साथ बैठ जाएगा और सोडियम को इधर भेज देगा। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं, तो ये एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से हैं। देखिए Mg प्लस 2HCl, अब ध्यान दीजिएगा Mg प्लस 2HCl हमारे पास है, मींस मैग्नीशियम और 2HCl। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा तो मैग्नीशियम जो था वो हाइड्रोजन से ऊपर था, पोटेशियम सोडियम और फिर उसी के बाद मैग्नीशियम आया था, मींस यहां पर हाइड्रोजन से ये ऊपर था, तो ये हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा, ऐसे इसको बोलेगा कि तू यहां से भागो, और इसको भगाएगा और खुद आकर क्लोरीन के साथ बैठ जाएगा। तो जो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था वो क्लोरीन के साथ अब कौन आ गया, मैग्नीशियम, तो यहां पर हो गया MgCl2 और H2 क्या हो गया दोस्तों, बाहर। ध्यान रखिएगा Mg के पास प्लस होता है, H के पास प्लस होता है और Cl के पास माइनस होता है। Mg कभी H के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं। Mg हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग रहेंगे, एक प्लस एक माइनस तभी जुड़ेंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस साथ में नहीं जुड़ेगा। Zn और H2SO4, ध्यान रखिएगा जो Zn जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है क्रियाशीलता में, तो जिंक यहां से इसको क्या करेगा, विस्थापित करेगा और खुद आकर बना लेगा जिंक सल्फाइड, और यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब यहां देखिए जिंक और CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो जिंक और कॉपर सल्फेट का बात किया है, मतलब यहां से आप लोग जब देखेंगे तो जिंक क्या होता है, कॉपर से ऊपर होगा। आप लोग देख लीजिए, यहां से आपको जिंक और कॉपर के बारे में देखना है, तो ध्यान दीजिए यहां पर कहीं जिंक है दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कहीं जिंक है, ये देखिए जिंक, और कॉपर कहां है इस सीरीज में आप देखेंगे तो यहां पर है, मतलब जिंक और कॉपर में ऊपर कौन है, जिंक ऊपर है, मतलब जिंक क्या करेगा, नीचे वाले को हटा देगा, तो यहां से वही चीज होता है, जिंक कॉपर को हटाएगा और ZnSO4 बना लेगा और Cu बाहर निकल जाएगा। वैसे ही बाकी दो अभिक्रियाओं में भी वही होगा, जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो कम वाले को वहां से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको देखना है कि यहां पर क्या होगा। अच्छा, इस वाले अभिक्रिया में आप लोग देखेंगे, इस वाले अभिक्रिया में CH4 प्लस Cl2, आप लोग बोलेंगे कि अरे सर ये कैसे हो गया, ये तो ध्यान दीजिएगा, ये CH3 और H के रूप में टूटेगा, CH3 और H के रूप में, और प्लस यहां पर क्या रहेगा, Cl2 रहेगा। Cl पर हम बताए थे माइनस चार्ज होता है, H पर Cl2 यहां पर 2 है, मतलब Cl और Cl दो रूप में टूटेगा, यहां Cl2 है ना, तो Cl2 कैसे रहेगा, एक Cl रहेगा और एक Cl रहेगा, दोनों पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और यहां पर CH3 रहेगा और एक क्या रहेगा, H रहेगा। अब इन दोनों के बीच हो रहा है, तो एक Cl किसके साथ, इसके साथ चला जाएगा, और दूसरा Cl किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, CH3Cl, और यहां पर क्या हो जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लोग के पेट में होता है, पेट में खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब पूछा है कि ये क्वेश्चन में ये जिस नहीं होगा, ये केवल ऐसे होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया या अभिक्रिया घटित नहीं होगी। यहां पर घटित को पहले कर लीजिएगा, कौन सी अभिक्रिया या प्रतिक्रिया घटित नहीं होगी, और इसको आप लोग कट कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, घटित नहीं होगी, और ध्यान दीजिएगा इसको मत वो कीजिएगा, घटित नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी इसको भी आपको बताना है। तो आप लोग ये तीनों अभिक्रियाएं देखेंगे, और तीनों अभिक्रियाओं में आप क्या करेंगे,
ध्यान देंगे कि कौन सी क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है। जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी वो अपने से कम वाले को क्या कर देगा, हटा देगा। जैसे मैग्नीशियम और कॉपर, इन दोनों में यहां पर रिएक्शन कराया है और बोला है कि कॉपर मैग्नीशियम को क्या कर देगा, यहां से हटा के खुद आ जाएगा। तो कॉपर तो तब हटाएगा ना जब इसका क्रियाशीलता मैग्नीशियम से ज्यादा रहेगा, लेकिन मैग्नीशियम से अगर कम क्रियाशील है तब तो हटा नहीं पाएगा। मतलब अगर कॉपर नीचे है मैग्नीशियम ऊपर है तो कॉपर कभी भी मैग्नीशियम को हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों उस टेबल से देख के बताइएगा, आप लोग उस टेबल को देखे हैं, उस टेबल से देख के बताइएगा कि इसमें से कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती हैं और कौन कौन सी नहीं हो सकती हैं। और आप लोग बताइएगा कि अगर ये अभिक्रिया नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका भी कारण बताइएगा। कारण आप लोग को पता है कि क्रियाशीलता के कारण। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक होमवर्क है दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें भी एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रियाएं या अभिक्रियाएं संभव हैं। कौन सी प्रतिक्रियाएं या अभिक्रियाएं संभव हैं। अब यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 में भी आपको क्या करना है, उसी सक्रियता की श्रेणी में जाना है और देखना है कि क्या मैग्नीशियम और कॉपर में ये मैग्नीशियम इसको हटा सकता है। अगर हटा दिया तो ये सही हो जाएगा और अगर नहीं हटाया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये और वो दोनों क्वेश्चन आप लोग को क्रियाशीलता से ही देख के बताना है, हार्ड नहीं है, बस चेक करना है और चेक करके डायरेक्ट इसका आंसर बता देना है या नहीं है। मतलब ये आप लोगों का दोस्तों क्या हो जाएगा, होमवर्क। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जो आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। बाकी कल मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ और अभिक्रियाओं के अन्य प्रकारों को लेकर। कल अभिक्रियाओं के हम 2, 3, 4 प्रकारों के बारे में और पढ़ेंगे। बाकी तब तक आज के लिए दोस्तों इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद।